एक चिट्ठी, कुछ कहानियाँ, कुछ सवाल मेरे साथ। नमस्ते, आदाब। मेरा नाम कुलदीपक है। दिल के शहर से आती है मुझे रोज एक चिट्ठी, और मैं करता हूँ डाकिए का काम, दिल से दिल तक पहुँचने का। आइए आज देखते हैं किसने लिखी है दिल के शहर से एक चिट्ठी। उस दिन फैक्ट्री में कुछ ज़्यादा ही काम था। आजकल काम का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। सोच रहा था कि क्यों ना जल्द से जल्द रोहित को सारा काम सिखा दूं। जी हाँ, रोहित, मेरा इकलौता बेटा, जिसका आजकल ग्रेजुएशन भी हो गया था, तो सोचा कि यही सही समय होगा। धीरे धीरे रोहित सारा काम सीख जाएगा, फिर मैं रिटायरमेंट के लिए मुक्त हो जाऊंगा। सारा काम रोहित संभाल लेगा। सोचा आज ही डिनर पर जिक्र करूंगा। मैं फैक्ट्री से घर पहुंचा। हम डिनर पर बैठे ही थे। मैंने ऐसे ही बात करते करते तारा से कहा कि तारा, तुम्हें नहीं लगता कि अब रोहित को मेरे साथ काम पर आ जाना चाहिए? धीरे धीरे मैं उसको सारा काम सिखाना चाहता हूँ। रोहित बोला, डैड, लेकिन मैं भी आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले एक अब्रॉड के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे। वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं मास्टर्स के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ। वहाँ जाकर ही मैं कुछ कर लूँगा डैड। मुझे इस फैक्ट्री के चक्कर में मत फंसाइएगा प्लीज़। आप संभालिए ना आपका बिजनेस। मैंने कहा, बेटा, लेकिन ये सब हमने तुम्हारे लिए तो किया है। रोहित बोला, हाँ डैड, मेरे लिए किया है, बात ठीक है, लेकिन मुझे इन सब बातों में कोई मतलब नज़र नहीं आता। आपकी ये छोटी सी फैक्ट्री आप संभालिए ना प्लीज़। मुझे वर्ल्ड वाइड जाना है। एक ही शहर में रह के मुझे नहीं लगता मेरा कोई भविष्य है। प्लीज़ डैड। तभी तारा बोल पड़ी, बोली, रोहित, क्या हो गया है तुम्हें? अपने पापा से कोई ऐसे बात करता है भला? क्या हो गया तुम्हें? रोहित बोला, मॉम, मुझे हुआ कुछ नहीं है, हुआ आप लोगों को है। इसे जनरेशन गैप कहते हैं। आपकी सोच में और मेरी सोच में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप छोटा सोचते हो, आपकी सोच एक दायरे में है। मैंने कहा, बस, कहकर मैं डाइनिंग टेबल से उठकर चला गया। अपने आप को बंद कर लिया था मैंने उस कमरे में, और 25 साल पीछे चला गया था मैं, कानपुर नारायण मिश्रा के घर, यानी कि मेरे पिताजी। उस दिन हम भी खाने पर ही बैठे हुए थे। पिताजी ने जिक्र किया, अच्छा संजू, अभी देख बेटा, तेरी पढ़ाई भी हो गई है, तो कल से तू फिर दुकान आना शुरू कर दे। मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे तू सारा काम सीख जाए, फिर बेटा मैं तो रिटायरमेंट के लिए मुक्त हो जाऊंगा, है ना? क्या कहता है? तब मैंने कहा था कि पिताजी, मुझे इस दुकान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। इस छोटे शहर में मुझे मेरा कोई भविष्य नज़र नहीं आता है। आप संभालिए ना आपकी दुकान को। मैं आपकी तरह एक छोटी दुकान में सिमट कर नहीं रहना चाहता। तब पिताजी ने कहा था, संजू, तुम्हें एक बात पता है? तुम्हारे दादाजी के पास एक सरकारी नौकरी और एक किराए के मकान के अलावा कुछ नहीं था। जो कुछ आया वो उन्होंने हमारे विरासत में छोड़ कर गए थे। पाई पाई जोड़कर ये दुकान बनाई, फिर तुम्हारी पढ़ाई, अभी छुटकी की शादी बाकी है। ये सब इस दुकान के बलबूते तो हुआ है बेटा। और अपना शहर होता है। ज़्यादा पैसा कमाकर क्या करोगे? तभी मैंने कहा था, बाबूजी, बात ज़्यादा पैसे की नहीं है, बात सोच की है। मैं आपकी तरह इस छोटी सी कपड़े की दुकान में ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। आप समझते क्यों नहीं हो मेरी बात को? तभी उन्होंने कहा था, संजू, क्या हो गया तुम्हें? आजकल बड़ी बहकी बहकी बातें करते हो। तभी मैंने कहा था, बाबूजी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, हुआ आपको है। इसे जनरेशन गैप कहते हैं। आपकी और मेरी सोच में बहुत अंतर है। आप इस शहर के जितना ही सोचते हो। मैं बाहर जाकर कुछ अलग करना चाहता हूँ। आप समझते नहीं हो। तभी उन्होंने कहा था,
अच्छा, चले ही जाना चाहते हो तो एक बात कान खोल के सुन लो कि अगर चले जाओगे तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद रहेंगे, और फिर मेरा मरा मुंह देखने तक मत आना। वो खाने पर से उठकर चले गए थे और मैंने भी उनसे माफ़ी नहीं मांगी थी। माँ ने हम दोनों को बहुत समझाया, लेकिन न वो माने न मैं। दोनों अपने अपने जिद पर अड़े थे। फिर कुछ दिनों के बाद मैं दिल्ली चला आया था, बाबूजी से बिना माफ़ी मांगे। याद आते थे कभी कभी वो बाबूजी की दुकान, बाबूजी, बहुत ज़्यादा। वो सबसे कहते थे, देखना मेरे बाद मेरा बेटा ही बैठेगा मेरे गल्ले पर, अरे बहुत अच्छे से धंधा संभालेगा वो। बचपने में मैं जाया करता था बाबूजी के साथ। जैसे जैसे बड़ा होने लगा मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ अपना करना है, कुछ बड़ा। दिल्ली आकर मैंने अपनी फैक्ट्री डाल ली थी। पहले कहीं काम किया, फिर पाई पाई जुड़ाकर ये छोटी सी फैक्ट्री खड़ी की थी मैंने। लेकिन आज मेरा ही बेटा मुझे ऐसी चीज़ें सुना रहा था। शायद मुझे ये चीज़ें वापस मिल रही थी, क्योंकि मैंने भी तो बाबूजी के साथ यही सब किया था। ये सब सोचते सोचते ना जाने कब सुबह हो गई। मैं अखबार पढ़ रहा था और तभी रोहित आया। रोहित बोला, डैड, आई एम सॉरी डैड। डैड, मैं अब जाऊंगा अब्रॉड, लेकिन वहाँ से कुछ सीख कर आऊँगा और फिर हम हमारे फैक्ट्री को ग्लोबल लेवल पर लेकर जाएंगे। डैड, हमारे दादाजी ने एक छोटी सी दुकान से सफ़र शुरू किया था ना, फिर आपने ये फैक्ट्री बनाई। मैं बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाऊंगा डैड। कहकर वो मेरे गले लग गया था। मेरे आँख में भी आंसू थे। वो बोला, क्या हुआ डैड? बेटा, काश मैं ये सब चीज़ें बाबूजी को समझा पाता। वो उम्र भर के लिए मेरे से नाराज हो गए। कमरे में उनकी बड़ी सी तस्वीर लगी थी, उसकी तरफ देखते हुए मैंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। जी हाँ, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसा काफ़ी बार होता है ना कि हम भी हमारे बड़ों के साथ उलझ जाते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेकर। लेकिन एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि चीज़ें उलझाने से उलझती हैं, हमें कोशिश सुलझाने की करनी चाहिए। क्या पता आपका एक कदम आपकी ज़िंदगी संवार दे। उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाना चाहिए, वो समझ जाते हैं। एक कोशिश तो कीजिएगा। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और ऐसे ही किस्से के साथ। अगर आपकी भी कोई चिट्ठी हो जो आप मुझ तक पहुँचाना चाहते हो, तो हमारा ईमेल आईडी और सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी चिट्ठी के साथ। एक चिट्ठी, कुछ सवाल मेरे साथ।